मैं इसमें से बड़ा मेरी बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? ये ठीक है, आवाज आ रही है? ये आज की बेटा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक जरा वीडियो दिखानी है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये व्हाट्सएप ये वीडियो, तो आप शायद इसकी आवाज नहीं आपको आएगी स्क्रीन पे, तो आप लोग व्हाट्सएप से देखना। तो ये 15-16 मिनट की डिस्कशन है, तो ये जरा सुनना, फिर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जरा चेक करके बता दें, होगी व्हाट्सएप? ये जरा सारे ग्रुप्स में कर दो ये। होगी? ये बेटा जरा देख के बता दें, व्हाट्सएप हो गया आपका? एक IAS 41 से रिलेटेड एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, वो जरा काइंडली अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिए ऑनलाइन है, तो जरा देख के बता दें, होगी शेयर? सारे ग्रुप्स में होंगे। चलिए इधर भी स्टार्ट कर दें। चलिए आप लोग देख लें, फिर मेरे को 15-20 मिनट शायद लग जाएंगे आप लोगों को, तो दोबारा इकट्ठे होते हैं।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे हो गए। पहले जरा 1 मिनट के लिए IFRS 9 पे आ जाओ। IFRS 9 के हवाले से कोई रिवाइज किया कल? जी क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक मैं क्वेश्चन नंबर 2 निकालेगा दीजिए। पेज नंबर बताइए। 170। पेज नंबर 173 क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा जी। इसमें क्या कर रहे हैं? पॉइंट 1 में एक दो पॉइंट्स जी। सॉरी मैं समझा नहीं। नहीं सर जी, खरीदे हैं ना हमने यार। बॉन्ड जो है डेट इंस्ट्रूमेंट है नंबर 1 और परचेज की है। ये बॉन्ड और डिबेंचर से पहले दिन वर्ड आया। बॉन्ड डिबेंचर्स रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स ये लिखा है। बॉन्ड डिबेंचर्स और क्या लफ्ज बोला मैंने? TFCs रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका क्या डिसीजन ले रही है आप लोगों ने? इसमें कैसे मेजर होना था? अमोर्टाइज कॉस्ट होना ना, कंपनी हेल्ड कर रही है, लेकिन इसमें ना अब अकॉर्डिंगली अब इसकी मेजरमेंट कर तो देंगे अमोर्टाइज कॉस्ट की बेस पे और मार्केट वैल्यू इग्नोर कर देंगे। लेकिन इसमें एक लाइन ये जरूर लिख देनी चाहिए कि अगर कंपनी जो है चाहे तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे आ सकती है। ट्रीटमेंट अब ठीक है अमोर्टाइज कॉस्ट वाला कर दें, लेकिन अगर ये मेंशन कर दें कि उधर भी आया जा सकता तो जरा बेहतर है। सेकंड कौन सा था? नहीं, सेकंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज हुआ। इंटेंड टू सेल द शेयर इन द नियर टर्म। इसमें तो प्राइस ही मेरे ख्याल नहीं रही। फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस ही है जी। हाँ पे नहीं, पॉइंट 1 ना 2 में थाउजेंड में आप कह रहे हैं? अच्छा ये नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब वैसे रुपीज इन थाउजेंड्स नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ ऊपर 3 जीरो मतलब नहीं होना चाहिए। रुपीज में डाटा रुपीज ही है। बाकी इसका टेबल बन गया। ऑलरेडी टेबल बन गया सर। स्टार्टिंग पॉइंट बोले कितने से बनाया? पॉइंट 1 कितने से शुरू किए? 250 से या 3 लाख से? 250 से। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने पर रिकॉर्ड हुआ? 3 लाख का रेट कौन सा रेट लगाया? 3%। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू को 3% और इंटरेस्ट किस रेट पे कैलकुलेट हुआ? इफेक्टिव रेट। रिडीमेबल विल बी एट पार। तो बताएंगे रिडीम कितने पे होना? परचेज कितने पे हुआ? तो 50,000 टेबल यहीं से शुरू होगा। टेबल अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो एंड में तकरीबन 3 लाख बन रहा होगा, तो रिडीमेबल एट पार होने की वजह से। तो इशूड एट 2,50,000 है, सॉरी परचेज एट 250 है, रिडीमेबल होना है 3 लाख। बहरहाल वो इशू नहीं है। इंटरेस्ट इनकम निकलेगी इफेक्टिव रेट की बेस पे और इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट होगा थ्री एक्चुअल रेट ऑफ 3% मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। और क्या कहते हैं? अब पिछले दिनों में से कुछ क्वेश्चन पेंडिंग चल रहे हैं, होपफुली आपकी तरफ से नहीं चल रहे, मेरी तरफ से ही चल रहे हैं।
मिनट अब कहाँ तक पहुंचा? नहीं, उसमें मैं लगाऊंगा टाइम इंशाल्लाह, टाइम निकाल कर। आपने अपनी तरफ से कोई देख लिया उसे? मिनट के बाद कौन सा एक सवाल है? हाँ जी, कंसोलिडेशन का एक सवाल था, मंजिल, वो वैसे मेरा ख्याल मैक्सिमम हो गया होना। एक तीसरा जरा और रखना जरा, मैं थोड़ा सा फिर टाइम इसलिए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि जो लोग हजरात पीछे रह गए हैं, आपकी तरफ वैसे ही देख रहा हूँ, लेकिन आपने कर लिया होगा गोल से। जो हजरात कुछ पीछे रहते हैं वो जरा 7 पॉइंट मिल जाए, ये चीजें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइजेशन की तरफ है। एक जरा क्वेश्चन और ढूंढना जरा, IS-12 अभी फाइनल कर रहे हैं अंदर। IS-12 का लेटेस्ट आपने मिनट ही किया है। चलिए मेरे ख्याल आप छोड़ें, कोई रिवीजन की बजाय अब डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अपने आप को टेस्ट करें कहाँ तक पहुंचे हैं। पेज नंबर 481 पे क्वेश्चन, लक्स लिमिटेड, पेज 481। क्वेश्चन नंबर 8। बस इसमें भी ये जो आपने पढ़ा, ये जो IFRS 9, उसका भी बीच में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 7, लेकिन उसमें मेरा ख्याल आप नहीं फंसना चाहिए आपको। सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो शायद पॉइंट नंबर 3 में किसी एक पॉइंट में आएगी, लेकिन चलो अपनी तरफ से पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर इसकी भी डिस्कशन रखते हैं, ठीक है? बात कर लें हिम्मत, शायद आज कोई नया होमवर्क नहीं होगा। अब आ जाएगा ये 41 पे जो सुना। ये तो डिस्कशन सभी सिर्फ इसलिए थी कि जरा जब मैं बातें करूं तो आप जरा विजुलाइज कर पाएं कि मैं किन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। क्या आजकल ये इस तरह के एग्रीकल्चरल बिजनेसेस के बारे में सुना है आपने कभी? ये डेयरी फार्म्स, एग्रीकल्चर फार्म्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा आजकल शायद बिजनेस इस तरह के स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो आज जरा पेन पकड़ने पहले जरा एक इनिशियल डिस्कशन में साथ कर लें। फर्स्ट पेज, पेज नंबर 191, पेज नंबर 191। जी सर, सबसे पहले एक लफ्ज आया होगा, आपने सुना होगा, बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट कहते हैं लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स को, इन दो को इकट्ठा करके बायोलॉजिकल एसेट बोला जाता है। पेज 191, पेज 91, सॉरी, मैंने 181 लिख लिया है, पेज 191। कुछ एग्जांपल्स है देखें, एक टेबल में, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, बायोलॉजिकल एसेट्स, शीप, कैटल, कॉटन प्लांट, ये प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। yes, कपास का पौधा जो है, टी बुशेस, फ्रूट ट्रीज, जिंदा दरख्त है, जिंदगी है इनमें। पॉम ऑयल ट्रीज, शुगर केन की जो फसल है, सारी फसलें, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? लेकिन बायोलॉजिकल एसेट में ऊपर प्लांट और एनिमल दोनों ही है, तो इसमें मिक्स है शायद। नेक्स्ट एक वर्ड आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शायद वो चीज है जो इन बायोलॉजिकल एसेट से हासिल होती है। हम नॉर्मली जब ये लफ्ज सुनते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो हमारे जहन में यकीनन प्लांट्स के एंगल से बात आती है, लेकिन स्टैंडर्ड में एनिमल्स से अगर हासिल हो या प्लांट से जो भी कुछ हासिल हो रहा है, वो दोनों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नॉर्मली हम एग्रीकल्चर का लफ्ज सिर्फ जरिए एंगल से सुनते हैं, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स है जो बायोलॉजिकल एसेट से चीज हमें हासिल होनी है, वो चाहे प्लांट से हासिल हो और ये चाहे एनिमल से हासिल हो। तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल उसी सीक्वेंस में लिखा हो जिस तरह ये पीछे बायोलॉजिकल एसेट है। शीप से क्या हासिल होगा? डेफिनेटली मीट भी शायद। डेयरी कैटल, ये डेयरी फॉर्म अगर है तो मिल्क, कॉटन प्लांट से, वो जो आप कपास तोड़ लेंगे, बुशेस, टी बुशेस से, चाय के पत्ते, फ्रूट ट्री अगर कोई है, आम का दरख्त है, ऑरेंज ट्री है, कोई भी दरख्त है उसमें से जो आप फल हासिल हो रहा है। पिक्ड फ्रूट का मतलब जो तोड़ लिया आपने,
इस तरह पाम ऑयल ट्री से जो उसका फल उतारेंगे, शुगर केन की जो फसल है उससे जो गन्ना काट लेंगे आप, ये क्या है, ये क्या हासिल हो रहा है आपको? तो लिविंग एनिमल से हासिल हो या लिविंग प्लांट से हासिल हो, उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। लेकिन क्या फिर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस समटाइम्स फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल की जाती है? एज इट इज भी बेची जा सकती है, लेकिन समटाइम्स इन्हें फर्दर प्रोसेस भी किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, वूल से आपने कारपेट बना लिया, प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। मिल्क से आपने, कॉटन से आपने, मतलब अपनी टेक्सटाइल मिल लगाई हुई थी, कॉटन हासिल किया आपने और उससे धागा बना लिया, धागे से कपड़ा बना लिया। पत्तों से आपने फाइनली वो चाय के दाने बना लिए। फलों को फिर आपने पैक करके एक्सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल, इससे ऑयल बना लिए, गन्ने से शुगर बना ली। तो एक है प्रोड्यूस और एक है प्रोड्यूस की फर्दर प्रोसेसिंग कर दी। ठीक है, ठीक है सर। देन लिखा हुआ समटाइम्स trees are physically attached to the particular piece of land, बल्कि शायद अक्सर ही यार, sometimes नहीं। In that case only the tree is a biological asset, land is I16 लैंड का I16 लगेगा, जो उसके ऊपर दरख्त है वो बायोलॉजिकल एसेट। स्टैंडर्ड का निकालेंगे, अभी निकालेंगे, वो तो प्रैक्टिकली कैसे निकालते होंगे, हमने भी इंशाल्लाह निकाला। एक लैंड, खाली लैंड की वैल्यू होगी अगर उसके ऊपर एक फलों का बाग बना हुआ और वो आप कट्ठा बेचना चाहते हैं, एक उसकी वैल्यू होगी। जो दोनों का डिफरेंशियल होगा वो इन दरख्तों की फेयर वैल्यू होगी। पता करवा लेंगे कि अगर ये जमीन बाग के बगैर हो तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, और अगर ये जमीन आमों के का बाग बनी हो, आमों के दरख्तों से भरी हो, तो फिर इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशियल। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव सर क्या है? The objective of the standard is to produce, is to prescribe the accounting treatment and disclosure relating to agricultural activity। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के एंगल से आपने कुछ वहाँ पे काफी सारी चीजें देखी होंगी। अभी इंडोनेशिया आएंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया बस होगा, सच रटा लगाने वाली चीजें भी नहीं है। स्टैंडर्ड में पैराग्राफ नंबर 5 लिखा हुआ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन such as biological growth of the biological asset for the purpose of sale of that asset। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई पोल्ट्री फार्म है और आपने मुर्गियां रखी हुई हैं, मकसद आपका ये है कि जो उन मुर्गियों से अंडों से बच्चे हासिल होंगे उन्हें आप ग्रो करके बेचेंगे। इज इट अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ग्रोथ? इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल ईद का सीजन माशाल्लाह आजकल है, तो कुछ बेबी काफ्स पाले हुए थे ताकि उन्हें साल 2 साल बाद बड़ा करके, नहीं ज़िबा ना किया जाए, बेचा जाए। ज़िबा भी किया जा सकता है, गोश्त बेचा जाए। तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपने किस लिए करवाई, ताकि आप उसे उससे क्या कर सके सर? फिर बायोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन भी मैंने भी बात कर दी शायद इसमें, ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल नए बायोलॉजिकल एसेट्स, ये भी होता था। Agricultural activity is the management of biological transformation of the biological asset for the purpose of हार्वेस्टिंग ऑफ। फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो दरख्त लगाए हुए हैं, आपका प्लान ये नहीं कि नहीं काटेंगे, आपका प्लान ये है कि इन दरख्तों से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करेंगे और उसे सेल करेंगे। इस तरह जैसे आप बात कर रहे थे, ये आजकल ये भी बिजनेस है कि हम गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे, गोश्त बेचेंगे, तो वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अगर किसी काऊ या शीप को ज़िबा करके जो आपको गोश्त हासिल हो रहा होगा, वो भी उससे रिलेटेड जो प्रोड्यूस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो ये भी हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचना चाहते हो, आप बायोलॉजिकल एसेट्स को बेचना चाहते हो, बायोलॉजिकल एसेट्स को रिप्रोड्यूस करके फर्दर बायोलॉजिकल एसेट्स को बेचना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, और ठीक है सर। ये किस चीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके ख्याल में? एग्रीकल्चर एक्टिविटी की लिखी हुई है। इसमें जो तीनों में कॉमन चीज़ है ना, वो है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। अगर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये सब कुछ हो रहा हो, कुछ जंगल जहन में लाना है, किसी जंगल में अगर जानवर है तो क्या वहां भी रिप्रोडक्शन हो जाती होगी, एडिशनल एनिमल्स क्रिएट हो जाते होंगे। कोई समंदर जहन में लाए, उसमें मछली है, क्या वहां भी नेचुरल प्रोसेस से ग्रोथ होती रहती होगी? वो वो जो ग्रोथ हो रही है वो IS-21 में नहीं है। वो जो नेचुरल प्रोसेस है उसकी हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हम जो बहस करें वो ये कि हमने फॉर एग्जांपल फिश फॉर्म बनाया हुआ और हम फिश की जो ग्रोथ है उसको हासिल करने के लिए इस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं। एक है अल्लाह ताला का जो निज़ाम बना हुआ है उसकी बेस पे जो ग्रोथ हो रही है, वो फिर हमारा बिजनेस कोई नहीं होगा। हम अगर बिजनेस के तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं और इस प्रोसेस को मैनेज ही कर रहे हैं, ये बाकी काम तो इवन देन रब नहीं करना, लेकिन हम अगर कम से कम फीड डाल रहे हैं, हम चारा खिला रहे हैं और देन अगर कुछ हमें हासिल हो रहा है तो ये हम उस प्रोसेस को मैनेज करके जो कमा रहे हैं वो फिर उसकी काउंटिंग करेंगे हम IS-41 में। तो अगर जंगलों में कुछ हो रहा है, समंदरों में कुछ हो रहा है, दरियाओं में कुछ हो रहा है, तो उसकी काउंटिंग हमने नहीं करनी। वो रब का अपना निज़ाम है, रब ही जाने रब के काम। लेकिन अगर हमारा भी कुछ बीच में हिस्सा है और हम इस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं ताकि हमें फायदा हासिल हो सके, तो वो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और उससे रिलेटेड फिर IS-41 में काउंटिंग हम करेंगे। मीन्स आपका कोई फिश फार्म है, आपका कोई डेयरी फार्म है, तब ये डेफिनेटली बहस होगी। ठीक है, और ठीक है सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिर क्या जी? इट इज अ हार्वेस्टेड प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट। फॉर एग्जांपल, मतलब मीन्स से आप अपने लफ्जों में बता दें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अभी तक आपको क्या समझ आया? बायोलॉजिकल एसेट से जो हासिल हो रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन ये बायोलॉजिकल एसेट से हासिल होती हैं चीजें, फ्रूट्स भी। तो इसमें बायोलॉजिकल एसेट में दोनों चीजें ध्यान में रखनी, प्लांट भी है और एनिमल भी है। एक वर्ड बार बार हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, हार्वेस्ट इज अ डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोलॉजिकल एसेट। असल में कोई दरख्त ध्यान में लाएंगे, दरख्त पे कोई आम लगा हुआ, तो वो लम्हा जिस लम्हे वो आम तोड़े आप, वो हार्वेस्ट है। ठीक है, दूध हासिल कर रहे हैं आप, जिस वक्त वो दूध हासिल कर या जिबा करके गोश्त हासिल कर रहे हैं, ये एक्टिविटी कहलाती है हार्वेस्ट। किस चीज को किस से डिटैच कर लेना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बायोलॉजिकल एसेट से अलग कर लेना, डिटैच कर लेना इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट। मतलब स्टैंडर्ड में हार्वेस्ट किसे कहा जा रहा है? डिटैचमेंट ऑफ, नहीं, डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, किसको किससे अलग करते हैं। बस समझो ऊपर वाले टेबल में रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वूल, किस पे लगी होगी, तो जब आप उसे अलग कर रहे होंगे, जिस तरह भी काट के कर रहे होंगे, वो प्रोसीजर क्या कहलाएगा? दरख्त से फल उतार रहे हैं, गोश्त अलग कर रहे हैं, खाने अलग कर रहे हैं, ये सब क्या एक्टिविटी है? हार्वेस्टिंग है। पढ़े जरा, प्रैक्टिस करें। आगे पढ़ने से पहले यहाँ तो पेज नंबर 2 तो बंद निकालूंगा, पहले ये थोड़ी बहुत बातें होंगी फाइनल करते हैं। इसका मतलब लाइफ एंड हो जाए इससे। अब कुछ समझाने के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ लिखेंगे कैंडी, इसमें मादर चीजें भी आएंगी जो शायद आपस में डिस्कस करना अजीब सा लगता है। कुछ क्वेश्चन फॉर्म में ये चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट एग्रीकल्चर? जरा स्टोरी से पढ़ते रहते हैं।
The first and primary question when dealing with the living plants and animals is what is agricultural activity. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन दोबारा यहाँ रिप्रोड्यूस हुई है. इट इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर क्यों और क्यों बेचने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करने के लिए, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स हासिल करने के लिए. मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. You have to make your best effort to answer the question correctly because accounting and reporting depends on it. Why? Imagine, unfortunately, you have a dog. So imagine कर लीजिएगा जरा. जी, logically it is a living animal and therefore biological asset. और ठीक है सर. You might think well biological assets are governed by IS 41. अभी तक हमने भी ऐसे ही पढ़ा. जी जी. डॉग से फ्यूचर बेनिफिट अभी 1 मिनट है तो दें सर. हम यहाँ फ्यूचर बेनिफिट की अभी बात ही नहीं. क्या बायोलॉजिकल एसेट मींस लिविंग एनिमल प्लांट. इज इट अ लिविंग एनिमल? क्या ये एनिमल है सर? क्या वो जिंदा है बेचारा? और यहाँ तक अभी मैंने तो नहीं कहा एसेट रिकॉर्ड करना. बायोलॉजिकल एसेट अभी हमने पढ़ा, अभी उसकी ये तो बहस ही नहीं कब रिकॉर्ड करना है कब रिकॉर्ड नहीं करना, वो तो बात करेंगे बाद में. क्या डॉग इज अ बायोलॉजिकल एसेट और देयरफॉर क्या IS 41 अप्लाई होगा? So I need to measure the dog at fair value at the end of each year. फिर ये भी आपने सुना होगा बीच में, एसेट्स को कैसे मेजर करना सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सर. लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ऐसा ऐसा मतलब नेक्स्ट लिखा वी आर नॉट सो फास्ट. आराम आराम से. पहले डिसाइड ये करना है व्हाई डू यू हैव दैट डॉग. इफ इट इज अ डॉग, अ गार्ड डॉग प्रोटेक्टिंग योर प्रॉपर्टी, एंड से आगे खुद ही पढ़े. तो अगर तो डॉग को रखने का मकसद ये है तो ऊपर जरा देखें जाके, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सेल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स. 1 मिनट है तो जाए यार. मैंने कब कहा तो वो IS 16 होगा. मैंने कब कहा वो एसेट नहीं है. चांस तो दें. क्या सारे लिविंग एनिमल्स IS 41 में आएंगे? अगर वहां नहीं आएंगे तो कहीं और चले जाएंगे. अगर आपने खरीदा तो यकीनन कॉस्ट तो इनकर हुई है. तो ये मतलब इस IS 41 की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, देयरफॉर ये बात नहीं हो रही कि अभी एसेट नहीं है आपका. ये तो बड़े बड़े महंगे भी होते हैं शायद. जी जी. अब ये जहन में रखते बस अपने को डॉग जहन में रखना, बाकी बड़ा कुछ जहन में आ गया होगा. इफ यस, अब यस क्या चीज है? इफ यस क्या? अगर तो ये कोई गार्ड डॉग था, then you should not apply IS 41 but IS 16 and measure the dog at cost plus accumulated depreciation. लाइफ उसकी डिटरमिन कर लेंगे सर, रेजिडुअल वैल्यू देख लेंगे. अगर लाइफ नहीं एस्टिमेट हो पाएगी तो रहने देंगे. कॉस्ट पे खरीदा होगा सर, तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे कौन सा नहीं करेंगे? The reason is that protecting the property is not an agricultural activity and IS 41 does not apply. अब एक और अगला सवाल. Do you have the dog in order to produce and raise? जी सर. अब नॉलेज दोबारा अपना अप्लाई करेंगे. अब यही डॉग है लेकिन उसका मकसद अगर ये हो जाए तो is it an agricultural activity? In that case IS 41 applies because breeding and selling is an agricultural activity. कुछ वर्ड मैं नहीं बोल पा रहा. ठीक हो गया जी. तो असल में मकसद क्या है जी? मकसद क्या होना चाहिए जरा बोल दें. अब जरा देखते हैं. मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस किस मकसद के लिए? सेल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करनी है या एडिशनल एसेट. वरना डेफिनेटली ये एसेट है, लेकिन सारे एसेट्स लिविंग एनिमल्स, इसका मतलब IS 41 में जरूरी नहीं है. मकसद अगर ये वाला है, इनमें से कोई है, देन IS 41, अदरवाइज IS 16. अब ठीक है. लेकिन और आगे चलेंगे. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? So what if, so if you think that okay I am not a farmer, मैं किसान नहीं हूँ,
So I do not need to bother with IAS 41. You might be surprised where the agriculture can hide. कहाँ छुपा हो सकता है? क्या किसानों के अलावा भी इस IAS 41 की एप्लीकेशन किसी को करनी पड़ सकती है? Just a few examples. Pharmaceutical company. Some pharma companies grow their own plants in order to produce drugs. अब ये ड्रग्स वो नहीं, दवाइयाँ, सिंपल दवाइयाँ। अब क्या है, ये प्लांट्स के हैं, अब इनसे वो जड़ी बूटियां हासिल होंगी, क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? और इसको फर्दर फिर प्रोसेस करके ड्रग्स बनाई जा रही है, दवाइयां सॉरी बनाई जा रही है, ड्रग्स की जगह मेडिसिन वर्ड कर देते हैं, कहीं आप उधर ना निकल। तो क्या ये कंपनी जो अपने दरख्त उगा रही हैं और उससे ड्रग्स अल्टीमेटली बना रही हैं, तो क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है सर? तो इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इन प्लांट्स के हवाले से IAS 41 अप्लाई करना होगा। ठीक है, कंपनी फार्मास्यूटिकल है लेकिन मेजरमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए IAS 41 अप्लाई किया है। डेयरी प्रोड्यूसर्स, दूध, दही, इफ अ कंपनी ग्रो इट्स ओन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एनिमल है। एंड कल्चर्स एंड देन एड देम टू, अब ये हमारे घरों में वो जब दूध होता है रात को, वो सुबह दही बन जाता है, तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला ही की तरफ से कोई एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें हैं जो उसे कन्वर्ट कर देती हैं ऐसी। लेकिन एक है इस नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियली खुद किया जाए, और वो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं, वो अगर आपने खुद अपने बना लिए, अपने ग्रो कर लिए, और फिर देयरफॉर उनसे वो दही हासिल आप कर रहे हैं, तो क्या ये बैक्टीरिया लिविंग एनिमल्स में आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो इन बैक्टीरिया को मेजर करेंगे फिर आप IAS 41 के मुताबिक। बैक्टीरिया होते भी हैं सर, कहाँ होते हैं सर? लिविंग ही नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं देखते हैं लोग, नहीं नजर आते हैं सर, ऐसे नहीं नजर आ जाते हैं, हाँ आंखों आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर इंसान, और रब ने अकल दी है अल्लाह ताला। नहीं अब इतना डेप्थ में मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये मतलब ये जो मेरा ख्याल है, ये जो नेस्ले वाला जो दही वगैरह होता है, ये मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली उन्होंने बल्क में बनाना होता है, तो डेफिनेटली उसे मेरा ख्याल आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ किया जाता होगा। एक तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमारे घरों में यूज होता है, लेकिन वो भी पता नहीं अब ऑब्सोलीट ही हो गया। नहीं लेकिन बहरहाल दही से दूध सॉरी दूध से दही बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज ऐसी है ना। लेकिन अगर वही इंसान खुद से अपने बैक्टीरिया बना रहा है, तो ये अपने बना रहा प्लीज, ग्रोज इज ओन। अगर नेचुरल प्रोसेस में फिर डेफिनेटली वो बैक्टीरिया हमारे नहीं, हम उसे मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन अगर अपने बैक्टीरिया की बेस पे हम ये वर्किंग कर रहे हैं, तो ये अपने बैक्टीरिया है, अपने बैक्टीरिया। ये कौन सा एसेट हो गया हमारा? बायोलॉजिकल एसेट। लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट? लिविंग एनिमल्स। ये ठीक है बेटा प्लीज। तो ये तो मेरा आई होप इंटरेस्टिंग है यार। ज्वेलरी प्रोड्यूसर्स, some big jewelry producers produce their own pearls by planting foreign objects such as pieces of shells or parasites into the soft bodies of, ये मेरा सीपियां जो सॉर्ट ऑफ होता है, उसमें मोती निकलते हैं शायद, तो एक तो शायद समंदर से सुना मैंने, वो तो नेचुरल प्रोसेस होगा, लेकिन अगर वही सारा प्रोसेस आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं ताकि अपने पर्ल्स मोती हासिल किए जा सके, तो क्या फिर ये जो लिविंग ऑयस्टर्स हैं ये भी लिविंग प्लांट सॉरी लिविंग एनिमल है? तो सर जी एनिमल ही है सर। ये क्या हो रहा है वैसे, ये क्या कर रहे हैं ज्वेलरी प्रोड्यूसर्स, क्या कर रहे हैं? मोती हासिल करने के लिए इसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जिस एनिमल को यूज कर रहे हैं उसका एक नाम लिखा हुआ है, मेरे ख्याल ये वही क्या ऐसे कहते हैं उसमें, उर्दू में क्या ऐसे कहते हैं, जहाँ से नहीं वो होता है ना, वो शेल को कहते हैं शायद, लेकिन उस एनिमल का नाम नहीं, वो ऐसे तो अंग्रेजी में है, अगर उसको चले ठीक है बस।
Then the oyster producing a pearl by secreting crystalline substance around the object to protect itself. It is an agricultural activity. क्या चीज लिविंग एनिमल है? ऑयस्टर लिविंग एनिमल है, उससे जो मोती हासिल हो रहा है। सर जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जो हासिल हो रहा है किससे? लिविंग एनिमल से जो चीज हासिल हो रही है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो ज्वेलरी प्रोड्यूसर अगर है, कोई ज्वेलरी प्रोड्यूसर अगर है और आपको वहां अच्छी जॉब मिल जाए तो IAS 41 आपको वहां भी अप्लाई करना पड़ सकता है। और आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या बात हुई। कहाँ जॉब मिल जानी चाहिए? अच्छी जॉब मीन्स क्या है? अगर ऑस्ट्रेलिया के कोई फार्म हाउस में आपको जॉब मिल जाए जहाँ गाय भैंसे हो, पैसे अच्छे मिल रहे हो, तो IAS 41 अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब जहां मौका मिलेगा। आप कौन सा कोई पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ? माशाल्लाह, जहां आपका दिल करना निकल जाना। जी यहाँ तक अब क्या बात हुई इस पूरे पेज के पीछे पेज से? क्या हर एसेट ही बायोलॉजिकल एसेट? लेकिन क्या सिर्फ किसानों को या डेयरी फार्मर्स को बस IAS 41 की जरूरत है? उनके अलावा भी जरूरत पड़ सकती है। जहां लिविंग एनिमल्स होंगे, जहां लिविंग प्लांट्स होंगे और वहां जहां मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस हो रहा होगा, वहां IAS 41 की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड नॉट एवरी लिविंग एनिमल और प्लांट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जिस अभी वो गार्ड डॉग की बात आ गई और एग्जांपल्स आ रही हैं। किसी जू में पहुंच जाए, कभी किसी जू में गए हो आप, दूर से देखा हो किसी, एक और भी है जू के अलावा क्या ऐसे रहते हैं, हाँ सफारी पार्क स्टाइल, वहां भी होते हैं एनिमल। द मेन पर्पस ऑफ जू एंड सफारी एंड रिक्रिएशनल पार्क्स एक्सेट्रा क्या होता है? इज टू मेक मनी फ्रॉम showing of the animals to the public. Is the showing of the animals to the public is an agricultural activity? And IAS 41 does not apply. हाँ कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IAS 16. Yes, animals living in the zoo sometimes pair and produce a baby. But if it is a natural process, not managed by zoo, then it is not a, मतलब क्या मीनिंग हो इसका? अगर तो फॉर एग्जांपल हमारी ये इंटेंशन कोई नहीं थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्दर बेबी हासिल होगा तो हम उसको बेचेंगे तो कुछ करेंगे और नेचुरल प्रोसेस से थ्रू हो गए, फिर तो हम इसकी कोई अकाउंटिंग सच नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जू वाले ये मैनेज कर रहे थे और देन चाहते थे कि इससे सेल करके कोई रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो देन फिर ये फर्दर जो रिप्रोडक्शन हुई है ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और IAS 41 में आ जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस था, जू वालों की कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी, हो जाए ठीक है, नहीं रिप्रोड्यूस होना हो, तो देन इट सिंपली इज अ नेचुरल प्रोसेस और IAS 41 विल नॉट अप्लाई। व्हेन अप्लाई, व्हेन नॉट अप्लाई। ये एक नजर पढ़ने की करके नहीं, जो बाय नेचर उसका बिजनेस तो नहीं ना हो रहा था, बिजनेस नहीं हो रहा, अकाउंटिंग नहीं हो रही। सारी अकाउंटिंग बिजनेसेस की नहीं है। कोई कंपनी है, कोई एंटिटी है, कोई बिजनेस है तो हम अकाउंटेंट्स हैं। नहीं मतलब अब अकाउंटिंग कर ही कोई नहीं रहा, अब नेचुरल प्रोसेस है। नहीं नहीं, वो जो एनिमल्स हैं उनकी उनका हिसाब किताब अगर जू वाले रखते हैं तो बस, अगर जू वाले अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो IAS 16 के मुताबिक करेंगे और इसको भी फिर IAS 16 में लेते हैं। अगर मतलब नहीं, अगर अगर अकाउंटिंग हो रही है तो, और अगर फॉर एग्जांपल अब अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे जू वाले तो फिर ना वो स्टैंडर्ड ही कोई नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन जू वाले मेरे ख्याल अपने जो होंगे उसका हिसाब किताब तो रखते होंगे, तो उस केस में IAS 16 अप्लाई करें। लेकिन जंगलों में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जंगलों का अकाउंटेंट कौन है? समंदरों में, दरियाओं में नहीं, मतलब मीन्स उसे मतलब वहां फिर हमारा काम ही नहीं है, वहां कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करें? अगर कोई हमें असाइनमेंट मिल जाएगी तो फिर इसका मतलब है यहाँ कोई शायद बिजनेस शुरू हो गया, फिर हम भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम मैनेज नहीं कर रहे होंगे प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर शायद बिजनेस ही नहीं हो रहा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन होगी कुछ कमाने के हवाले से ही होगी ना, जब वो कमाने के वाले शुरू हो जाएगी बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्या हाल है? मतलब हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि यार ये
समंदरों के अंदर इतने सारे मतलब मछलियां भड़ गई होंगी, वो काउंटिंग करें तो क्यों ना करें? मतलब उससे कंसर्न ही किसी का नहीं है, अल्लाह ताला के एक निजाम है। सेकंड पैराग्राफ, the situation would be different when the zoo would implement an active program of reproduction and manage that program. In that case, breeding animals would not be an, ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, जू वुड हैव टू अप्लाई IAS 40। अब उन्हें जू वालों को आप अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और फिर आप कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करने को कहेंगे? IAS 41। तो अगर नेचुरल प्रोसेस है तो फिर IAS 41 नहीं है, और अगर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस है तो प्रोग्राम के थ्रू है, कोई टेंशन है आपकी बेचने की, रिप्रोड्यूस करने की, तो इसका मतलब फिर वो शायद IAS 41 अप्लाई नहीं करें। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ जू वाले बेचते भी हैं, अगर वो बेचने लगे पड़ेंगे तो IAS 41 अप्लाई होगा। फिशिंग पे आ जाए जी, नहीं सिर्फ बेचने वाली बात नहीं, पिछले तीन चीजें लिखी हुई, तेल हो, या उससे कोई और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करनी हो, या एडिशनल बायोलॉजिकल, मतलब जो रिप्रोडक्शन हो रही है उससे फिर आप और रिप्रोड्यूस करके करना चाहते हैं। फिशिंग सर, फिश फॉर्म सुना है कभी? उसे मैनेज किया जा रहा होता है, फिश फॉर्म सर, देखा उसका शायद पानी शानी भी चेंज किया जाता है, फीड वगैरह भी दी जाती है। तो ऑल फिशरमैन कैचिंग फिश इन द ओशन कैन ब्रीथ विद रिलीफ, वो सुकून का सांस ले सकते हैं, क्यों? इफ यू आर नॉट एक्टिवली फार्मिंग फिश, फिश फॉर्म नहीं है अगर आपका, बट यू आर मेरली हार्वेस्टिंग द फिश फ्रॉम द ओशन, इट इज नॉट एन। मछलियां कहाँ से निकालना? समंदरों से, दरियाओं से, नेचुरल प्रोसेस अगर ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो वहां ये 41 नहीं है। The reason is that fish grew naturally in the ocean, which is not an agricultural activity। लेकिन अगर fish farm हो, फिश फॉर्म हो सर, फिर आप मैनेज कर रहे हैं तो उसकी काउंटिंग करेंगे, तो फिशेस भी IAS 41 में आ जाएंगी। लिविंग एनिमल है, प्लांट एनिमल यही है, और क्या बचा? वर्किंग एनिमल्स इर्द गिर्द भी, और शायद देखा भी हो अपने दुनिया में, when you hold an animal primarily to do some work, कार्ट हॉर्सेस के हैं सर, नहीं सिर्फ बगियां नहीं, मतलब आम टांगा भी जा रहा है, उसमें भी लिविंग एनिमल लगा हुआ, गार्ड डॉग्स, एलिफेंट टैक्सी, ये जो थाईलैंड वगैरह में वहां जरा घोड़ों की बजाय हाथी ज्यादा है, वो टूरिस्ट खासतौर पर टूरिस्ट वगैरह के हवाले से भी खींच रहे होते हैं, हाथी खींच रहे होते हैं। अब ये कौन, ये इनका मकसद क्या है? कार्ट हॉर्सेस, गार्ड डॉग्स, इज इट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है? आप दोबारा फाइनल बोल दो जरा, देखिए पिछले पेज पे, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू सेल, आगे तो उनसे काम करवाना, ये कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? तो कौन सा स्टैंडर्ड ही अप्लाई करेंगे? IAS 16। ये ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है ना? Question number 2, is it agriculture? Sorry, is it a biological asset? Very common misconception in the agricultural accounting is the belief that everything coming out of agriculture is a biological asset. Not true. क्यों? अब आगे पढ़ते हैं। Biological assets are only living plants and animals. The harvested produce of biological assets are agricultural produce। असल में फर्क करना चाह रहा है, एक बायोलॉजिकल एसेट है और एक है उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी तक आपको क्या पता बायोलॉजिकल एसेट क्या चीज है? लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स, ये बायोलॉजिकल एसेट है, इनसे जो हासिल होगा नहीं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके लिए वर्ड है स्टैंडर्ड में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के नीचे एग्जांपल्स आ रहे हैं। एप्पल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये बायोलॉजिकल एसेट है, ये किसकी एग्जांपल्स आ रही हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर्ड जहन में रखते पड़ते रहते। पाम ऑयल, पल्स, मिल्क, coffee beans, tea leaves, all this is agriculture produce. Why do you bother? Why do we bother? Well, once you detach the agricultural produce from the biological asset,
In other words, once you harvest the produce, it becomes your inventory and apply IAS to inventories. ये आपने सुना भी होगा। लिविंग अगर बायोलॉजिकल एसेट है तो उसकी काउंटिंग और है, वो फिर मैं अभी डिस्कस करूंगा बाद में। बायोलॉजिकल एसेट फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिस वक्त डिटैच होती है उस वक्त IAS 41 अप्लाई होता है, लेकिन जब उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप इन्वेंट्रीज में रख देंगे और ईयर एंड आ गया और कोई फल पड़े फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज में, तो इन्वेंट्रीज को फिर आप मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 2। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट IAS 41 अप्लाई होता है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? व्हाट इज पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? जिस वक्त आप डिटैच करेंगे, मसलन फॉर एग्जांपल कोई आम जेमल है, जैसे आप डिटैच करेंगे तो इसको आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 41। उस वक्त देखेंगे कि फेयर वैल्यू क्या है, बेचने का खर्चा क्या है तो कितना है। लेकिन अगर इसे आपने अब रख लिया उतार के अपने स्टोर रूम में और बैलेंस शीट डेट पे अभी कुछ आम पड़े हैं, तो अब बैलेंस शीट डेट पे अब IAS 41 की बजाय इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड दैट इज IAS 2 अप्लाई होगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए IAS 41 कब अप्लाई होता है? एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पे अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अभी स्टॉक्स में पड़ी है तो यू विल मेजर इट एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV अकॉर्डिंग टू IAS। ठीक है, तो ये मैं कुछ बातें वैसे साथ साथ करता जा रहा हूँ, फिर अभी पढ़ते हैं। बेटा जंगल से तोड़े उससे कोई इशू नहीं है, जंगलों से तोड़े कोई इशू नहीं है, ये सारा बिजनेस अगर हो रहा है तब बहस हो रही है। किसी के घर के बाहर आम का दरख्त लगा हुआ है और तोड़ के खा लिए तो कोई IAS नहीं है, बताइए। एंजॉय योरसेल्फ। सारी बहस किस वक्त कहता है? अगर कोई बिजनेस हो रहा है, बिजनेस अगर हो रहा है तो तब बेटा अकाउंटेंट्स की जरूरत है, वरना अल्लाह करे हम ऐसे करें ना वैसे किसी का, लेकिन अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं। मतलब मसला बाकी अदरवाइज हो सकता है रब के यहाँ, लेकिन किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं। जी जंगलों से लकड़ी काटी जाए, जो मर्जी करी जाए, नहीं बेचा के तो बिजनेस के तौर पर बेच रहे हैं तो वो कहलाता इशू है। लेकिन एक ये है कि बस काटी जा रहे हैं, सवाल करी जा रहे हैं, उन बेचारों को पता भी होना कि काउंटिंग भी होती है। लेकिन अगर वहां से आप लकड़ियां काटते हैं, आपका बिजनेस है तो फिर ये स्टोरी शुरू हो जाएगी। नहीं ये अंडरस्टूड बात है कि चोरी की लकड़ी कोई नहीं बेच रहे। हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस इलाके में, इस इलाके की हमने लकड़ियां काटनी है और बेचनी है, तो फिर बिजनेस हो रहा होगा। अगर आंखें बचा बचा के लगे हुए हम काम, तो फिर इसके काउंटिंग रिकॉर्ड किसने रखना है? फिर एक छोटा सा कागज पकड़ लेंगे, वैसे इस पे हिसाब किताब रख के जेब में आराम से डाल दिया करेंगे, एकदम पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं उससे। ये कैसे हो सकता है किसी की लकड़ी बगैर पूछे हम काट रहे एट द मोमेंट ऑफ हार्वेस्ट? हाँ ठीक है, किसी जंगल से आप गुजर रहे हैं और रास्ते में आपको भूख लगी है, रब का निजाम है, फल लगे हुए हैं, रब के दरख्त है वो, ठीक है। हाँ 30-40 किलो उतारनी है, अभी रास्ता लंबा है। फॉर एग्जाम्पल आप हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो फिर ऊपर जाना, दूर जाना आपने, तो रास्ते में चश्मों का पानी पी रहे हैं, फल खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं नहीं, अनलेस वो किसी की प्रॉपर्टी हो। यार मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल जर्नल है, कोई प्रॉपर्टी से अपनी कंसिडर नहीं कर रहा, तो देन मेरे ख्याल है ये लकड़ी काटने में कोई इशू नहीं होगा, अनलेस किसी के दरख्त हो, वो कहता हूँ मेरे हैं, उसकी कोई मलकियत में हो। नहीं मतलब वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने डिफाइन करनी है कि लकड़ी नहीं काटनी और काटी जा रहे हैं, वो तो फिर अल्लाह इशू है। लेकिन एक मासूम सा आदमी बेचारा चल रहा है, कहीं जा रहा है, रास्ते में उसे प्यास लगी है, उसे रास्ते में कहीं पानी नजर आया, तो उस इतने जालिम ना बने, उसने पानी का घूंट क्यों पी लिया है, उसे भूख लगी है, किसी रास्ते में किसी दरख्त पे कोई फल लगा हुआ है उसमें तार के खा लिए, इतने जालिम तरह बने हैं। एक मिनट अपने अपने आप को सिचुएशन रखा, नहीं लकड़ी की तो रात हो गई है, ठंड बहुत है, आपने कैंप लगा लिया है, कोई मसला नहीं थोड़ा बहुत। हाँ उसे इसलिए कि वहीं पे खड़े होकर बिजनेस बना लिया है, वहां घर बना लिया है और शुरू हो गए हैं, वो डेफिनेटली आपको भी पता है। एट द मोमेंट ऑफ हार्वेस्ट, कंप्लीट करें सर, एट द मोमेंट हार्वेस्ट यू शुड मेजर योर न्यू इन्वेंटरीज एट फेयर विल लेस कॉस्ट। अब ये जरा बड़े आराम से ध्यान से, वो दोबारा वो लम्हा जिस वक्त आप ये दरख्त से फल उतार रहे हैं, उस वक्त क्या अप्लाई करना सर? एट द मूवमेंट एंड सब्सिक्वेंटली you measure them under IS2 at lower of cost and NRV। डेफिनेटली अगर वो चीजें स्टॉक में है, लेट्स से हम अपने आम उतारे हैं और बैलेंस शीट डेट से पहले पहले सारे बिक गए,
आपका स्टॉक है ही नहीं, स्टॉक है ही नहीं तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो हैं चीजें तो ईयर एंड में भी फिर एज ऑन उसकी मेजरमेंट होनी होती है। तो वो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल होगी वो फिर बैलेंस शीट डेट पे कॉस्ट कहलाएगी, ये सुना होगा आपने, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल इस वक्त कॉस्ट कहलाएगी। और देन आप मेजर करेंगे उसकी एनआरवी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइसेस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। फिर अगर एनआरवी कम होगी तो लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे, वरना वो उसी अमाउंट पे रहेगा। तो सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं, सब्सिक्वेंटली क्या है, लोअर कॉस्ट एनआरवी अगर स्टॉक पड़ा है। और अगर नहीं पड़ा तो फिर डेफिनेटली स्टॉक का ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, तो IAS 2 में नहीं जाएंगे। बात पूरी समझ आ गई। किस लम्हे कौन सा स्टैंडर्ड, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट IAS 41, और उसकी बेस पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। और अगर ये चीजें स्टॉक में हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, तो देन IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट है। यू डू नॉट रीमेजर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट, मतलब आपने रीमेजर उसे IAS 41 के मुताबिक नहीं करना, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल बैलेंस शीट डेट पे आपने IAS 2 फिर अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3, आर बायोलॉजिकल एसेट्स ऑलवेज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। इसको डेफिनेटली भी और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जितना यहाँ पे आ जाए आज मेरा ख्याल इतना कर लेता हूँ। क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट्स एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल मेजर होते हैं? आपने सुना होगा डॉक्यूमेंट्री में होते हैं शायद, लेकिन सारे नहीं। इट इज ट्रू दैट जर्नल रूल इन IAS 41 एग्रीकल्चर इज टू मेजर ऑल बायोलॉजिकल एसेट्स एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन है। कंसंट्रेट जरा, द बायोलॉजिकल एसेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करें। अगर बायोलॉजिकल एसेट किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं है, वही जो पीछे एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, तो IAS 41 अप्लाई होगा, सॉरी IAS 16 अप्लाई होगा। तो उस केस में IAS 41 अप्लाई नहीं होगा और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल की बहस नहीं है। IAS 16 से बनाया जरा, IAS 16 में इनिशियली एसेट किस पे रिकॉर्ड होता है, और सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल भी है, फेयर वैल्यू मॉडल भी है, लेकिन वो चॉइस, तो वो चॉइस अवेलेबल है। तो अगर बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का हिस्सा ही नहीं है तो आपने फिर किस स्टैंडर्ड में आना ही नहीं है, और किस स्टैंडर्ड में ही रहना है। IAS 41 में आना ही नहीं है, IAS 16 में रहना। The agriculture, the biological asset is a bearer plant. अब एक bearer plant भी बढ़ाया था, तो ये जरा जितना हो सके जरा इस वक्त मेरे से वैसे सुनना। वैसे तो इसकी डेफिनेशन भी है, हाँ जी, PPE से कहा गया था। bearer plant क्या चीज है? नहीं, मैं मतलब आम का दरख्त ज़हन में लाएं पहले, जो भी आपको इन चीजों का आइडिया है जरा अपने ज़हन में लाएं जरा। आम का दरख्त हो, कोई ऑरेंजेस दरख्त हो, नहीं दरख्त ज़हन में लाएं जिनपे फल लगता है। लेकिन एक होती है गंदम की फसल, एक है फॉर एग्जांपल, अगर आप जरा मुझे ज्यादा बेहतर बता सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर साल जीरो से शुरू होती हैं, मतलब जो फसलें मेजोरिटी है, गंदम की फसल है, मतलब इवन चावल की फसल है, शुगर केन, अब इस तरह एक बिल्कुल कट के जीरो हो जाती है, फिर दोबारा ग्रो होती है। लेकिन क्या आम का दरख्त भी हर साल पहले पूरा काट दिया जाता है, नए सिरे से शुरू होता है? तो बेयर प्लांट वो है जो 1 साल से ज्यादा अरसे आपको बेनिफिट्स देगा, रेगुलरली उस पर हार्वेस्ट होगी। रेगुलर हार्वेस्ट का मतलब रेगुलरली उस पर फल आएगा और आप तोड़ेंगे, तो ऐसा दरख्त कहलाता है बेयर प्लांट। लेकिन ये जो फसलें हैं ये बेयर प्लांट नहीं। तो अब कोई मशीन जरा ज़हन में लाएं, जरा मशीन की डबल एंट्री बोला। मशीन अगर आपकी है तो क्या वो भी आपको 1 साल से ज्यादा अरसे बेनिफिट देती है? तो बिल्कुल उसी तरह मशीन को साथ लिंक करें जरा ऐसे दरख्त, ये जो फलों वाले दरख्त है, अगर इनकी भी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और इसने आपको रेगुलर हार्वेस्ट प्रोवाइड करनी है, तो ये जो बेयर प्लांट्स हैं ये भी IAS 41 में नहीं, IAS 16 में चले जाएंगे, मशीनों की तरह हो जाएंगे। तो इनको कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे, और इन्हें इनिशियली फिर कॉस्ट पे डेबिट करेंगे और सब्सिक्वेंट इनकी डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे, अनलेस कि आप IAS 16 का रिवोल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर लें। वो कैसे हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं बहस करूंगा। बाकी इनकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी, फिर शायद हमें उस लम्हे से शुरू करना पड़ेगा जिस लम्हे हमने इनका बीज बोया था, तो उसका खर्चा फिर
इसका पानी देने का कोई खर्चा, कोई इसकी हिफाजत के लिए लोग रखे हुए थे, वर्क इन प्रोसेस सॉर्ट ऑफ चीज है, बिल्कुल सही है। ये कब से डेप्रिशिएट होगा, ये भी जरा बताया, हिम्मत करना। आपने एक और लफ्ज सुना होगा, व्हेन इट इज मैच्योर, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, हम उधर कहते हैं ना, लेकिन ये कब अवेलेबल फॉर यूज होगा? जैसे बीज बोया वहां नहीं होगा, इसने दरख्त बनना है, दरख्त पर पत्ते निकलने, जिस साल से ऑनवर्ड्स ये रेगुलर हार्वेस्ट सस्टेन कर सके, उस साल से ऑनवर्ड्स फिर इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। तो कब तक इसके खर्चे शायद कैपिटलाइज होते रहेंगे, अनलेस इट इज मैच्योर व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो वहां तक के जो इसके खर्चे हो रहे हैं वो कैपिटलाइज होंगे पहले एज पर आई-16, और देन फिर इसकी डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे, इसकी लाइफ एस्टिमेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो लाइफ इसकी होगी मेरा ख्याल है। ये भी नहीं कि 10 500 हजारों साल, तो ना कोई इसकी मेरा ख्याल है लाइफ होती है, उसके बाद फिर आपको दोबारा ये शायद नया दरख्त उगाना पड़ता होगा, ऐसा कुछ मेरा ख्याल। ये मतलब ये तो नहीं कि हमेशा के लिए हो जाएगा दरख्त, कोई ना कोई फिर इसकी लाइफ होगी और उस लाइफ के मुताबिक फिर इसे आप डेप्रिशिएट करेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप लाइफ का एस्टिमेट ना कर पाए। नहीं, फिर वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर वो हर साल वाले एक्सपेंडिचर्स हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। अगर कोई मेजर खर्चा हो गया, ओवरऑलिंग होगी इसकी, जिससे इसकी ब्रांचें 50-60 और निकलेंगी, कोई आपने ऐसी खाद डाल दी इसमें जिससे इस प्लांट ने जो 15 फुट का था 500 फुट का हो जाना है, तो फिर कैपिटलाइज हो जाएगा, जिससे उसी तरह ही हो। जो कब तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, नहीं मतलब नॉर्मल कब तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, जब तक एसेट वर्किंग कंडीशन बना दे। अब वर्किंग कंडीशन का क्या मतलब होता है, जब तक वो प्रोडक्शन ना, जब तक जिस दिन से ऑनवर्ड आप प्रोडक्शन हासिल करना शुरू हो जाएंगे, वो दिन उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का होगी, तो वहां से ऑनवर्ड्स फिर आप डेप्रिशिएट करेंगे। फिर अगर सब्सिक्वेंटली कोई मेजर खर्चा ऐसा हुआ है जिसका फायदा एक साल से ज्यादा होगा, वो कैपिटलाइज करते हैं, तो बिल्कुल वही चीज इस प्लांट पे आप अप्लाई करेंगे। पहले कब तक का खर्चा कैपिटलाइज होता रहेगा, और अगर फॉर एग्जांपल ये 2-3 साल लग गए तो वो भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये सॉर्ट ऑफ हम हेड बनाएंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बीरर प्लांट्स डेबिट, और खर्चे प्लस करते रहेंगे, अमोर्टाइज भी डेप्रिशिएट भी साथ साथ करेंगे। ये टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है? टेंजिबल आई-16 है, नजर आ रहा है दरख्त। तो जिस दिन ये मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर कब हो जाएगा ये, जब इससे रेगुलर हार्वेस्ट हासिल होना शुरू हो जाएगी, वहां तक के खर्चे पहले कैपिटलाइज होंगे, उसके बाद जब इससे फ्यूचर बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप इसकी डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई-16 अप्लाई होगा अगर बीरर प्लांट है। नहीं, जो इस पे फ्रूट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सॉरी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। दरख्त इज अ बीरर प्लांट, उसके ऊपर जो फल लगा है जब हम उसे डिटैच करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हम आई-41 अप्लाई करेंगे, अगर वो इन्वेंट्रीज में पड़ा तो आई-2 अप्लाई करेंगे। ये दरख्त की बात हुई, दरख्त इज अ बीरर प्लांट, ये आई-16 में है, उस पे जो फल आएगा वो डिटैच करते हुए आई-41 में, और सब्सिक्वेंट अगर बेनिफिट डेट पे स्टॉक पड़ा तो आई-2। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज इन आई-41, लेकिन वो जो दरख्त है दैट इज प्लांट जिस पे आई-16 है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अपना पॉइंट, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर हो गए प्लीज? The biological asset is a bearer plant. मैं यहीं से पढ़ सकता हूँ. A bearer plant is a living plant used in the production and supply of agricultural produce that is expected to produce for more than 1 year. The example are fruit trees. अब ये जो चाय की ये क्या इससे बोलते हैं, ये झाड़ियाँ होती नहीं, पत्ती तो बाद में ना, वो इस पे ये नहीं झाड़ियाँ होती हैं सॉर्ट ऑफ, ये छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं, शायद ये भी जीरो से शुरू होते हैं सर, ये इसका पत्ता उतर जाता है दोबारा फिर मेरा ख्याल है। तो असल में डिसाइडिंग चीज शायद क्या बेरर प्लांट के लिए कि जीरो से दोबारा हर साल, या एक सॉर्ट ऑफ दरख्त लगा हुआ है, या नहीं, अगर जीरो से हर साल है फिर वो बेरर प्लांट नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतार ली और वो झाड़ियां या वो दरख्त एज इट इज रह गए, और अगले साल उस पर फिर प्रोड्यूस आ जानी, तो वो बेरर प्लांट है। तो और एग्जांपल देंगे कोई कॉमन जो हजरात खासतौर पर जरा किसी दही इलाके से? हाँ जी, वो नहीं, वो भी जीरो से शुरू होता है। ये जो आलू की फसल है, तो ये जो हर साल है जो जीरो से स्टार्ट है,
जीरो से अगर स्टार्ट है तो वो बेरर प्लांट है या नहीं है? वो नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दरख्त या जड़ी बूटियां झाड़ियां एज इट इज रह जाती हैं। ग्रेप वाइन भी मेरा ख्याल क्या है, बेरर प्लांट है। मतलब आप सिर्फ ग्रेप्स उतार लेंगे, वो जो एज इट, बाकी वो जो है वो एज इट इज है। तो मीन्स उसे अगर जीरो से स्टार्ट होना है शायद, एट द एंड ऑफ द डे जीरो से समझ आ रहा। ये गंदम की अगर फसल है, हर साल मेरा ख्याल बीज होता है, तो अगर हर साल एक नया बीज है और नई ग्रोथ है, तो वो बेरर प्लांट्स नहीं है। बेरर प्लांट के जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है और उन्हें एक साल से ज्यादा आपको हार्वेस्ट देनी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देनी है। अब ठीक है, तो इनके लिए फिर आइए 16 ढूंढना, जरा अंडरलाइन करें जी। हाँ जी, ये भी इस पे आऊंगा कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, मैं इस पे आऊंगा। समटाइम्स अब ये भी हो सकता है ना कि एक हमने दरख्त उगाए ही इसलिए है कि हमने इसे लकड़ी हासिल करनी है, तो वो मेरे ख्याल कल जरा डिस्कस करने का आ जाएगी बात। जी फाइनल करें सर इसको यहाँ तक। फाइनली कहता है केयरफुल, दिस इज ओनली अबाउट प्लांट्स नॉट एनिमल, मींस देयर इज नो कांसेप्ट एज सच ऑफ beer animal. So if you own cows and use them to breed new cows, then there are no bearer plants. ये सिर्फ वर्ड जो है bearer plant, ये किसके लिए है? ये दरख्तों के लिए है। bearer animal का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मीन्स उसे अगर कोई लिविंग एनिमल है और उसे अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है, तो आप IAS 41 ही अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने मोर देन वन लाइफ की बात की है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल। प्लांट्स रिबियरर हो सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट कहता है द फेयर वैल्यूज। अच्छा, हम पढ़ इस वक्त क्या रहता है? नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर होते हैं? ये पढ़ नहीं, जनरली तो ऐसे ही होता है, लेकिन पॉइंट 1 में क्या पढ़ा? अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर नहीं होगा। अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट बेरर प्लांट की फॉर्म में है तब भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर नहीं होगा। IAS 16 दोनों पे अप्लाई होगा। इसी तरह थर्ड ये है कि अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है तो फिर मजबूरन भी आप क्या करेंगे? IAS 16 पे चला जाएगा। मसलन कोई लिविंग एनिमल या प्लांट है और उसकी फेयर वो है IAS 41 में, लेकिन फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है। असूलन क्या होना चाहिए? फेयर वैल्यू पे मेजर होना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है तो इवन देन भी आप क्या करेंगे? IAS 16 में वापस आ जाएंगे। असूलन क्या करना चाहिए? IAS 41 में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि लिविंग एनिमल प्लांट है और उस पर रह के फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर फेयर वैल्यू रिलायबली अवेलेबल ही नहीं है तो मजबूरन फिर ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स को आप कैसे मेजर करेंगे? IAS 16 के मुताबिक। मसलन फॉर एग्जांपल आपका कोई फार्म हाउस है बलूचिस्तान के किसी इलाके में, और कुछ आपने रिमोट से एरिया में कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं। अब उन एनिमल्स की उस इलाके में फेयर मार्केट वैल्यू सपोज नहीं पता चल सकती, तो देयरफॉर आप मजबूरन अपने उन एनिमल्स को कॉस्ट पे डेबिट करेंगे और बाद में सब्सिक्वेंटली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस माइनस करेंगे। क्या उनकी लाइफ एक से ज्यादा साल से ज्यादा हो सकती है? तो असूलन कैसे मेजर होना चाहिए हर बायोलॉजिकल एसेट को? लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मजबूरन आप कॉस्ट मॉडल पे आ सकते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। तो ये मैंने आज कोशिश की है कि थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड आपके सामने आ जाए, हमने पढ़ना क्या है। बाकी इंशाल्लाह फिर डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मुश्किल साइंस नहीं है। यहाँ तक जो बातें हुई हैं समझ आ गई ना? आज जरा टाइम किसको देना जी आपने? नहीं, काइंडली जरा सीरियसली इन दिनों में दे दें आप। फ्री हम, सवाई उस टेंशन के और कोई टेंशन नहीं, तो वो टेंशन तो कभी खत्म नहीं होनी है। तो जिन हजरात के मैंने 3 क्वेश्चन जान के दोबारा आपके सामने रख दिए हैं, अगर कोई पिछला रहता है तो प्लीज यही दिन है जिन दिनों में आपको टेंशन नहीं है। कौन कौन सा है दोबारा बता दो। मिंट, मंजिल, एंड आज तीसरा हो गया लक्स। IAS 12 का है और इस IAS 12 के क्वेश्चन में IFRS 9 आना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।